तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम ही थे? मैंने गैर यकीनी के अंदाज में पूछा। वो मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, लगता है कि कहानियाँ लिखते लिखते तुम हकीकत से बहुत दूर चले गए हो, वहाँ जहाँ सिर्फ ख्याली बातें और ख्वाबों की शहजादियाँ बाहें फैलाए तुम्हारी मुंतज़िर रहती हैं। वो आखिरी बात पर जोर देते हुए बोला, लेकिन मेरी बात का मेरी कहानियों से क्या ताल्लुक़ है? मैंने तफसील चाही। ऐसा वैसा ताल्लुक़? अरे भाई, गहरा ताल्लुक़ है। तुम हकीकत की दुनिया में वही किरदार ढूंढते हो जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। वो फसफियाना अंदाज में बोला। अरे यार, मैं तो बहुत सादा सी बात पूछ रहा हूँ कि क्या तुम वही हो जो कुछ देर कबल मेरे हमराह थे या दूसरे हो? मैंने पूछा। ओ मेरे खुदा, उसने सर पीट लिया। अरे भाई, मैं वही हूँ जो चंद घंटे कबल तुम्हारे साथ था। हमने टेनिस खेला, आइसक्रीम खाई, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों फरामोश कर बैठते हो? हालांकि मैं तो अब भी तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, उसने यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन अभी जो तुमने शाकिर के साथ सलूक किया, मुझे लगा कि तुम दूसरे हो। मैं अपनी बात पर कायम रहा। असलम यार, मेरी बात सुनो। शाकिर इसी काबिल था। हर शख्स काबिल मोहब्बत नहीं होता भाई। मेरा तो असूल है कि जो जैसा है उसे वैसा ही सलूक करो। वो मकरू हंसी हंसते हुए बोला। नहीं नहीं, यह खालिद हुसैन नहीं है। मैंने दिल में सोचा, खालिद हुसैन तो बहुत रहम दिल था। आज खालिद के अंदर ये कौन बोल रहा था, वो या कोई और? मैं मुसलसल सोच रहा था। मेरा घर खालिद के घर से 1 मील की मुसाफत पर था। मैं वहाँ से उठाया और पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ परेशान सा था। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि जब खालिद वो नहीं है तो मैं भी तो कोई और हो सकता हूँ। लेकिन मेरा असल वजूद कौन सा है? वो जो कि खालिद हुसैन का दोस्त है और उसके सामने भीगी बिल्ली बना रहता है, या फिर वो जो घर में दाखिल होते ही एक शोहर बन जाता है, और वो शोहर जो अपनी जाती तस्कीन के लिए आमरा को कचोके लगाता रहता है। मैं जितना सोचता मेरा दिमाग माउफ होता जा रहा था। एक बार आमरा ने दबे दबे अल्फाज में कहा था, आप बहुत कम मुस्कुराते हैं। मैंने नजरें उठाकर सहमी हुई आमरा को देखा और दिल में खूब हंसा। लेकिन आमरा के सामने यूं खिलखिला कर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मैं तो अपने दोस्तों में खासा हंसमुख था। इसी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं कौन हूँ, पहला, दूसरा या तीसरा। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था और अब तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका हूँ और कहीं भी मुकम्मल नहीं हूँ। मेरे अंदर एक कहानी नवीस भी छुपा बैठा था जो अक्सर मुझे एहसास दिलाता रहता कि मैं कहीं पर भी मुकम्मल नहीं हूँ। वो अक्सर मुझसे कहता, असलम बेग, तुमने कभी सोचा कि तुम कौन हो? उस दिन के बाद से मैंने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे तो ये मालूम ही नहीं हो सका कि मैं कौन हूँ। मैं तो कहीं भी मुकम्मल हालत में नहीं था। मैं अपनी सोचों में मगन न जाने किस वक्त घर पहुंच गया। मेरे घर से चंद कदम दूर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मैंने उन्हें इससे कबल यहाँ कभी नहीं देखा था, लेकिन थोड़ा सा मुतजस्सिस हुआ। मैंने उन्हें गौर से देखा। वो सब के सब एक जैसे चेहरे के मालिक थे। वो 4 लोग थे, अपने अपने कामों में मगन थे। उन्हें इर्द गिर्द की कुछ खबर ना थी। मैं कुछ देर वहां खड़ा देखता रहा, फिर घर वापस आ गया। अगले दिन नासाजी तबीयत की वजह से दफ्तर ना जा सका। जो ही शाम हुई मुझे वो चारों याद आ गए, जो एक जैसे थे या एक ही 4 हिस्सों में मुनकसिम हो गया था। मैं कुछ देर वहां मौजूद रहा और उन चारों को घूरता रहा जो कि काम में जुटे हुए थे। मैंने उनको पहचानने के लिए उनके नाम भी रख लिए थे। मेरे दाएं तरफ पहला था और बाएं तरफ चौथा, दूसरा और तीसरा दरमियान में थे। लेकिन अगले रोज मैं फिर भूल गया और मुझे महसूस हुआ कि पहले वाला चौथे नंबर वाले की जगह काम कर रहा है और चौथा दूसरे की जगह पर काम कर रहा है। मैं काफी उलझन में था। आखिरकार झुंझलाकर घर वापस आ गया। मेरी इस कैफे से घर वाले बहुत परेशान थे। अब्बू, आप शाम को कहाँ जाते हैं? मेरी बेटी ने मासूमियत से सवाल कर डाला। मैं उसे कैसे बताता कि मैं तो उनमें फ़र्क तलाश करने जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि मैं 3 जगह पर होते हुए भी किस कदर तन्हा था। मेरा दोस्त खालिद हुसैन मुझे अहमक समझता था। मेरी बीवी मुझे जालिम और जाबिर समझती थी। मेरे दफ्तर के साथी मेरे खुश अखलाकी के कसीदे पढ़ते हुए दिखाई देते थे।
जबकि मेरे अंदर का कहानी नवीस मुझे कहता था कि मैं हमेशा उसे भूल जाता हूँ। वो तो मेरी ज़ात का चौथा हिस्सा है। और यूं मैं 4 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाता था, लेकिन इन चारों में तो कोई फ़र्क ना था, सब एक जैसे थे। मैं कितने दिन तक परेशानी में घिरा रहा। आखिरकार मैंने वहां जाना छोड़ दिया जहां वो चारों काम करते थे। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बेटी आसिया आई हुई थी। आसिया शादी के बाद बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई थी। अब तकरीबन 5 साल के बाद 2 बच्चों के हमरा पाकिस्तान आई थी। एक शाम आसिया के दोनों बच्चों को हमरा लिए मोटरसाइकिल पर मार्केट की तरफ चल दिया। बाजार से चंद ज़रूरी अशिया की खरीदारी के बाद घर वापस जाने लगा तो उन्हीं चारों का ख्याल आया। ना मालूम वो उधर होंगे या नहीं, मैं बुड़बुड़ाया। कुछ ही देर में मेरी मोटरसाइकिल उसी रास्ते पर थी। मैंने मोटरसाइकिल को खड़ा किया और बच्चों के हमरा उनकी तलाश शुरू कर दी। मुझसे चंद कदम के फासले पर वो काम कर रहे थे। मैं उन्हें गौर से देखता रहा। चलिए ना नाना अब्बू, बच्चों ने जिद की। मैंने उन्हें मोटरसाइकिल पर सवार किया और घर की राह ली। तुमने कुछ देखा? मैंने बच्चों से सवाल किया। क्या? बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया। उन सफ़ेद कपड़े वालों को, मैंने गैर यकीनी अंदाज से पूछा। सफ़ेद कपड़े? बच्चे चौंके। लेकिन सफ़ेद कपड़े तो आपके हैं, बच्चों ने जवाब दिया। बच्चों के जवाब पर मैं मुश्किल पर फंस गया। मेरी ज़ात से जो 4 चेहरे उभरते थे, उनके कपड़े तो मलगजे से थे। मैंने बच्चों से कोई और सवाल करना मुनासिब न समझा और घर वापस आ गया। आसिया वापस चली गई और घर में बेरौनकी सी छा गई। बच्चों ने मेरी शख्सियत पर यह असर डाला था कि मैं खासा नरम मिजाज हो गया था। हालांकि मेरे अपने बच्चे हमेशा मुझसे डरे सहमे रहते थे। उन्हीं दिनों आमरा को दिल का दौरा पड़ा। मेरे लिए बहुत बड़ा सानेहा था। मैंने उसे जिंदगी में कुछ नहीं दिया था जिसका मेरे दिल को बड़ा कलक था। मैंने उसकी तीमारदारी में दिन रात एक कर दिए। वो रोज़ बरोज़ सेहतयाब होने लगी। अस्पताल से वापसी पर उसने मुझे कहा, अजी तुम तो फरिश्ता हो, फरिश्ता। भला कोई बीवी के लिए यूँ दिन रात एक करता है? खिदमत का हक तो मेरा था, तुमने मुझे बिन मोल खरीद लिया। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं अक्सर कहानियां लिखते हुए हकीकत से इतना दूर चला जाता था कि जहां आमरा की बजाय तिलिस्माती वादी में परियां मेरे वजूद को खुशियों के झूले में सवार किए झूला दे रही होती थी। लेकिन आज आमरा के अल्फाज ने मुझे हकीकी खुशी बख्शी थी। मुझे अब वो तस्वुराती दुनिया भी आमरा के एहसास और जज्बात के सामने हेच नजर आने लगी थी। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़े मैदान में लोगों का हजूम है, सब जख्मों से चूर हैं। वो चारों आए, उन्होंने जेब से सफ़ेद हाथ निकाले और हजूम में मौजूद लोगों के जख्मों पर फेरते चले गए। हरे जख्म मुंतमिल हो गए। मैं भागम दौड़ में उनके करीब पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने नकाब उलट दिया। मैं हैरान रह गया। वो मैं था जो 4 हिस्सों में मुनक़सिम था। कुछ ही देर में मेरी आंख खुल गई और मैं ख्वाब से अब हकीकत की दुनिया में आ चुका था। मैं सुबह बेदार हुआ तो खासा परेशान था। मैं तो मुख्तलिफ था। मेरे वो चेहरे जो मेरी ज़ात से निकलते थे वो भी मुख्तलिफ थे, लेकिन आलम ख्वाब में तो मैं 4 हिस्सों में मुनक़सिम होकर भी एक हो गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अगले रोज़ मैं फिर वहीं खड़ा था। मैंने उन चारों को बहुत तलाश किया, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। मैं वापस पलटने को था कि मुझे अपने अक़ब से आवाज़ सुनाई दी। वो चारों रोशन चेहरा लिए मुझे देख रहे थे। कुछ ही देर में वो रोशनी का हाला बनकर मेरे चारों तरफ फैल गए और ये रोशनी मेरी ज़ात में उतरती चली गई। जल्दी मुझे एहसास हुआ कि रोशनी का मेरे वजूद में उतरते ही मेरी ज़ात में कोई तज़ाद बाकी नहीं रहा था। दफतन मेरे बाकी चेहरे मेरे जिस्म से अलहदा होकर फ़ज़ा में बिखर गए। अब मेरा सिर्फ एक चेहरा था, रोशन और चमकदार। मेरे इस चेहरे को इन चारों ही ने तो रोशनी बख्शी थी।